आज हम भारत की आज़ादी के उस लंबे और कह सकते हैं काफ़ी घुमावदार सफ़र की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं वो 1857 की पहली चिंगारी से लेकर 1947 तक की कहानी बताते हैं। पर हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है। बिल्कुल, मकसद है उन धागों को जोड़ना, ये देखना कि कैसे एक घटना ने दूसरी के लिए रास्ता तैयार किया। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, 1857। 1857 का विद्रोह, इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। हाँ, और इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अत्याचार, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव और वो चर्बी वाले कारतूस वाली घटना तो थी ही। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, इस विद्रोह ने पहली बार भारतीयों में एक संगठित विद्रोह की चेतना पैदा की। अच्छा। भले ये आंदोलन कह सकते हैं सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने आने वाले आंदोलनों की नींव रखी। और इसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। तो इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? सबसे बड़ा नतीजा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। और भारत सीधे ब्रिटिश राज के क्राउन के अधीन आ गया। इसने भारत के शासन की पूरी संरचना को ही बदल दिया। तो विद्रोह के लगभग 30 साल बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। हमारे सोर्स बताते हैं कि इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम और दादाभाई नौरोजी जैसे लोग थे, लेकिन इनका शुरुआती मकसद सीधी आजादी मांगना नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका शुरुआती लक्ष्य तो शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश शासन में सुधार लाना था। मतलब प्रशासन में भारतीयों को ज्यादा हिस्सेदारी दिलाना, कुछ इस तरह का? हाँ, बिल्कुल। ये राष्ट्रीय आंदोलन का पहला संगठित राजनीतिक मंच था। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। हाँ। और उनका इरादा तो साफ था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। लेकिन इसका असर ठीक उल्टा हुआ। उल्टा कैसे? इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया, भारतीय उत्पादों को अपनाया। अच्छा। इस एक घटना ने पहली बार आम जनता में राष्ट्रीय चेतना को बहुत तेजी से बढ़ाया। और फिर 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। अमृतसर में जनरल डायर का वो निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाना। इस हत्याकांड का सीधा नतीजा ये हुआ कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1920 से 22 तक। तो ये गांधी जी का पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था? हाँ, पहला। और इसमें लाखों भारतीयों ने हिस्सा लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। इसमें सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और विदेशी चीजों का, मतलब हर चीज का बहिष्कार किया गया। हाँ, और ये पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसक था। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो इस आंदोलन ने एक तरह से आम जनता को जोड़ दिया। एक नई तरह की जागरूकता पैदा की। इसके बाद आता है 1930 का नमक सत्याग्रह। हाँ, दांडी मार्च। गांधी जी का साबरमती आश्रम से दांडी तक का वो मार्च, नमक जैसी एक साधारण सी चीज को विरोध का इतना बड़ा प्रतीक बनाना, ये कमाल की रणनीति थी। इस आंदोलन की खासियत ही यही थी। इसने अहिंसक संघर्ष की एक मिसाल पेश की और शायद दुनिया भर का ध्यान खींचा। हाँ, इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ब्रिटिश सरकार पर दुनिया भर से दबाव पड़ने लगा था। और फिर इस सफर का आखिरी और सबसे बड़ा आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का नारा था, करो या मरो। ये ब्रिटिश शासन को एक सीधी और कह सकते हैं अंतिम चुनौती थी। इसका एक ही उद्देश्य था, तत्काल स्वतंत्रता। और हजारों नेताओं को तो फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आम जनता ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसने ये साफ कर दिया कि अब अंग्रेजों का भारत पर शासन करना नामुमकिन है। और इन सभी संघर्षों के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हाँ, ये एक बहुत लंबे सफर का नतीजा था। ये संगठित आंदोलन, अहिंसा और क्रांतिकारी प्रयासों, सभी का मिला जुला फल था। ये सिर्फ ब्रिटिश शासन का अंत नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत में एक लोकतांत्रिक शासन और एक नए संविधान की शुरुआत भी थी। तो इन सब का सार क्या है? ये तो साफ है कि आजादी किसी एक दिन या एक आंदोलन का नतीजा नहीं थी। नहीं, ये एक पूरी यात्रा थी जिसमें हर पड़ाव का अपना एक खास महत्व था। देखिए, 1857 के विद्रोह ने चेतना जगाई, कांग्रेस ने एक मंच दिया,
स्वदेशी आंदोलन ने जनता को जोड़ा। और गांधी जी के आंदोलनों ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर आजादी की दिशा में आगे बढ़ाया। बिल्कुल। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। कल्पना कीजिए कि अगर 1905 में बंगाल का विभाजन न हुआ होता तो क्या भारत में राष्ट्रीय चेतना और विरोध की भावना इतनी तेजी से फैलती? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।